वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। सिंध के बल्दियाती एक्ट पर पीपल्स पार्टी और ऑपोजिशन जमातें आमने सामने आ गई हैं। एक तरफ पीपल्स पार्टी की क़यादत और वज़रा एक्ट के दिफा में मैदान में हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सिंध बल्दियाती एक्ट में सबसे ज्यादा सहूलतें दे रहा है। ऑपोजिशन को अपनी शिकस्त साफ नजर आ रही है। दूसरी तरफ पीटीआई, एमक्यूएम, पाक सरजमीन पार्टी और जमाते इस्लामी सब ही एक पेज पर हैं। ऑपोजिशन जमातों ने बल्दियाती एक्ट को काला कानून करार दे दिया है। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने एक्ट के खिलाफ सदर और वजीर आजम को खत भी लिख दिया है। हुकूमत और ऑपोजिशन की तरफ से ये रवैया अपनाए जाने के बाद सवाल ये है कि बल्दियाती एक्ट के हवाले से किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है। इस पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब ने, नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है जुनैरा अजहर साहिबा ने, अंबर शमसी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है मुजम्मल सोहरवर्दी साहब ने। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपकी जानिब आऊँगी, क्या है बल्दियाती एक्ट में जो यूं वावेला मचा हुआ है, मसला आखिर है क्या? मसला कुछ भी नहीं है, दोनों गैलरी से खेल रहे हैं। अगर दोनों मुत्तफिक होते, दोनों मुखलिस होते तो सबसे पहले ये तय करते कि मेयर का इंतखाब कैसे हो। क्या मेयर का इंतखाब कौंसिल करेगी या मेयर का इंतखाब अवाम करेंगे, जैसे KPK में और पंजाब में शायद हो रहा है। मेयर को, मेरा तो अपना ख्याल पहले मैंने यहाँ अर्ज किया था कि मेयर का इंतखाब बराह रास्त होना चाहिए, अवाम से होना चाहिए, खास तौर से जो कॉस्मोपॉलिटन और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हैं। अवाम इंतखाब करें, तय कर लें। इस्तांबुल में होता है, पेरिस में होता है, और वहाँ इतने ताकतवर मेयर होते हैं कि वो फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है अवाम के मुंतखब होते हैं। और फिर उनके अंडर में सब कुछ होता है, उनके पास सब कुछ होता है। जब अवाम का बराह रास्त मुंतखब नुमाइंदा होगा तो उसके पास सब कुछ होना चाहिए। लेकिन दोनों इससे भाग रहे हैं और दोनों को इससे कोई गर्ज ही नहीं है। फिर दूसरे वाक़े आते हैं। मैं इस बारे में बहुत क्लियर हूँ कि 18वीं तरमीम के जरिए जो इख्तियारात सूबे को मिले वो ट्रिकल डाउन होने चाहिए हर जगह, हर सूबे में। और मेरा अपना ख्याल है कि हर सूबा इससे बचना चाह रहा है, सिंध खास तौर से और बाकी और सूबे भी इससे बचना चाह रहे हैं कि 18वीं तरमीम के इख्तियार फिल्टर डाउन हो, यूसी तक हो। कल तक झगड़ा था प्रॉपर्टी टैक्स किसके पास है, वो आज क्लियर कर दिया है कि प्रॉपर्टी टैक्स टाउन के पास होगा। और मरने के जो सर्टिफिकेट थे उस पर भी झगड़ा था। इन छोटी छोटी चीज़ों पर झगड़ा है। और उसके बाद फिर तो मेरा अपना ख्याल है दोनों गलत हैं। दोनों ही लोकल बॉडीज़ की जो बुनियादी डायनामिक्स है उसको समझने में नाकाम रहे या नाकाम रहना चाहते हैं। डरते हैं वो इस सूरत हाल से, क्योंकि शहर बहुत बड़ा है, इसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, और इसकी आबादी अगर बराह रास्त मेरा मुंतखब करेगी तो सबको खतरा होगा उससे। फिर अब मैं 1-2-3 बातें ऐसी हैं जो बहुत तकलीफदेह हुई है इस दौरान दोनों तरफ से सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई, बहुत संगीन ज़बान इस्तेमाल की गई है। और मेरा ख्याल है आगाज़ उसका हमारे दोस्तों की तरफ से हुआ, MKM की तरफ से हुआ। पीपल्स पार्टी गद्दार है, भुट्टो ने मुल्क को तोड़ा, पीपल्स पार्टी का मुंह जो है वो अवाम के सामने बेनकाब हो गया है, दहशतगर्द है पीपल्स पार्टी अवाम दुश्मन है। उसके बाद फिर जवाब भी आता है, जवाब भी आया उसका, और जवाब यह आया कि दहशतगर्द तो आप हो, और आप के ज़माने में क्या होता था, आप तो फलां के साथ हो, वगैरह वगैरह। जो इल्ज़ाम फौजी अदालतों में और रेंजर्स ने लगाए थे वो दोबारा हुकूमत ने बता दिए। वाटर बोर्ड के मसाइल भी सामने आ गए, वाटर बोर्ड का जवाब आ गया कि वाटर बोर्ड में दहशतगर्द भर्ती किए गए थे जो गिरफ्तार भी हुए रेंजर्स के ऑपरेशन के दौरान। तो ये मेरा ख्याल ये है कि ये मौका इस तरह का नहीं था। मिलके बैठते, गवर्नर साहब ने भी आग लगाई है, उन्होंने भी आग लगाई, लेकिन उस आग को बुझा दिया मुराद अली शाह ने उनकी बातें पूरी करके। इस पर मिलके बैठना चाहिए था। तरामीम जो पेश की थी अपोजिशन ने, उस पर बात करनी चाहिए थी, उस पर हंगामा नहीं करना चाहिए था। जब स्पीकर ने कॉल आउट किया कि तरमीम पेश करें, तरमीम पेश नहीं की गई, और उसके बाद झगड़ा है वो आपके सामने चाहिए था। ठीक है, एक बात मैं बता दूं कि इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है, सिंध की सूरत हाल है, वो खतरनाक हद तक जा रही है।
क्योंकि इसमें फिर एक बार मुझे खतरा नजर आ रहा है कि यहाँ पर कशीदगी फैलेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त बहुत गुजर चुका, वक्त पुलों के नीचे पानी बहुत बह गया है। अब अवाम समझते हैं कशीदगी कौन फैला रहा है, किस तरह फैला रहा है। वो डिवाइड नहीं होंगे, उनको डिवाइड होना भी नहीं चाहिए, और इनको बैठ के बात कर लेनी चाहिए, तय कर लेना चाहिए कि क्या सिस्टम ला रहे हैं। वो जो भी लाएं ले आए और उसके बाद उस पर अमल कराएं। यानी बैठ के बात करने की जरूरत है। जनरल साहब, जैसा कि एनबीसी ने 2 पॉइंट्स उठाए, एक तो ये कि उनका कहना यह है कि दोनों तरफ से ही जो है वो मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है और दोनों तरफ से सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई। आप इत्तफाक करेंगे इस बात से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो बात दुरुस्त है कि दोनों तरफ से बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई, लेकिन इल्ज़ाम तराशियों में एक दूसरे पे इल्ज़ाम तो लगाते ही हैं लोग, लेकिन मुराद अली शाह साहब ने जो बातें की वो मेरा ख्याल काबिल एतराज़ हैं। मैं नोट करता हूं कि जब भी कभी इनका कोई मसला बनता है तो ये सिंध कार्ड या उसके कोई सेपरेटिस्ट सी बातचीत ऐसी शुरू कर देते हैं जिससे बदमज़गी भी होती है और यूं लगता है कि जैसे आप मुल्क के साथ इतने सिंसियर नहीं है जैसे आपको होना चाहिए, क्योंकि हर बात के ऊपर अगर आप मुल्क से अलहदगी वाला किस्सा खोल दें या उससे ऐसा कोई जुमला बोल दें तो वो उससे नजर ही आता है कि आपकी कमिटमेंट नहीं है मुल्क के साथ। तो वो एक बड़ा गलत सा, मैं हालांकि इनके वालिद को बड़ी अच्छी तरह जानता था, देखा भी मैंने अब्दुल्ला शाह साहब को, बड़ा जबरदस्त आदमी था, मेरे साथ उसने काम भी किया फ्लड्स वगैरह के वक्तों में। लेकिन ये एक ज़हीन आदमी है बेटा उनका, लेकिन खुदा जाने उसके ज़हन में क्या आता है कि वो इस तरह की कभी कभार बात कर देता है। नई बात यह है कि जो इन्होंने तब्दीलियां की हैं उसमें एक अंसर लाजमन है कि जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है या जो ज़िली हुकूमत होगी उसके लिए मसाइल होंगे, क्योंकि बहुत सारा कुछ उसके जब कब्जे से निकल गया, जैसे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, तो वहां पे इनकी इनकम का भी मसला कि उससे इनकम आती है। दूसरी तरफ ये है कि कराची में अगर कोई बिल्डिंग बनती हैं, कोई वायलेशंस होती हैं, कुछ और है, तो दिल्ली हुकूमत को तो पता ही नहीं होगा, वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो करेगी। तो इस तरह जो आमदन के जरिए थे जिनमें करप्शन है खासी, वो भी एक मसला बन चुका है कि वो प्रोविंस ने अपनी तरफ वो अदारे ले लिए और जो 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 दिल्ली हुकूमत है या लोकल गवर्नमेंट है उसके लिए डेफिनेटली आमदन का जरिया भी बन गया कि वो नहीं, आमदन कम हो गई उतनी, और अगर शायद किसी ने पैसे बनाने हो तो वो भी प्रॉब्लम। तो इस तरह ये कोई इंसाफ का तरीका नहीं था। मेरा ख्याल है कि इस तरह का बंटवारा करना जो कि पहले अदारे थे जिली हुकूमत के पास, उनको ले लेना ये कोई मुनासिब अमल नहीं था, और लेना होता तो ये मेरा ख्याल है मशावरत के साथ ही करते। मशावरत की नहीं या मशावरत से वो भागे। नतीजा ये है कि आज एक आप ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे बहुत एक प्रोटेस्ट भी है, और दूसरी तरफ ये कि दिल्ली हुकूमत कमजोर भी हो गई है जो कि अपना काम शायद ना चला सके। ठीक है जुनेरा, जिस तरह से जनरल साहब भी ये कह रहे हैं कि मुशावरत की जानी चाहिए थी जो कि नहीं हुई, ऐसी सूरत हाल में आप समझती हैं कि अपोजिशन जमातों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जायज़ हैं? देखिए, जायज़ तो तब होना जब अपोजिशन को भी ये ख्याल हो कि इन चेंजेस से लोगों का नुकसान होगा, या जो चेंजेस गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने किए हैं वो ये सोच के किए हों कि इसमें लोगों की भलाई है। दोनों एंड्स पे सेंटर स्टेज पे सिर्फ पावर और बजट है और कुछ भी नहीं है। जो लड़ाई है वो सिर्फ इख्तियारात की है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस की है। क्रक्स ये है। बाकी जो उसकी मैंने डिटेल बिल की पढ़ी है उसमें वाकई देयर आर फनी थिंग्स। फॉर एग्जांपल, अगर हेल्थ और एजुकेशन कम्प्लीटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपने पास रखी है तो फिर जो एपिडेमिक डिजीज़ हैं वो मेयर के अंडर क्यों कर दिए हैं? क्योंकि उसमें तो ज़्यादा एम्पावर्ड सिस्टम चाहिए होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम चाहिए होता है। तो वो डिजीज़ आपने नीचे दे दिए हैं डिवॉल्व करके, और मेन डिपार्टमेंट्स जो कि नॉर्मल हालात में फ़ंड्स आते रहते हैं, वो ठीक चलते ही रहते हैं, फंक्शन करते ही रहते हैं, वो अपने पास रख लिया है। इसी तरह शो ऑफ हैंड के बजाय खुफिया हाथ से राय शुमारी मेयर की चीज़ें उसमें हैं डाइसी, लेकिन वो डिटेल्स में जाए बगैर मुझे ये भी याद है कि जब वसीम अख्तर मेयर थे तो नज़र ही नहीं आते थे।
तब भी कचरे का वही आलम था, तब भी प्रॉब्लम्स वही थी। और जिस दिन वो रिज़ाइन कर रहे थे, बल्कि जिस दिन उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा था, उस दिन वो रोने वाले हो गए थे, क्योंकि उस दिन उन्हें पता चला कि मैं क्या क्या कर सकता था, मैंने नहीं किया, पता नहीं नेक्स्ट चांस मेरा बनेगा या नहीं बनेगा। अब दोबारा उनको जो ये सारी बातें याद आ रही हैं MQM को, वो भी तब याद आ रही हैं जब दोबारा इट इज़ अबाउट पावर। बीच में कहाँ थे ये लोग कौन सी कोशिशें कर रहे थे चीज़ों को इम्प्रूव करने की। बाकी जो सिंध गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल वैसे ही एक्ट कर रही है जिस तरह मरकज़ में PTI की गवर्नमेंट एक्ट कर रही है। दे आर रनिंग सिंध एज अ स्टेट, एक सेपरेट एंटिटी की तरह समझ रहे हैं, और इसीलिए उनके मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं बिकॉज उनका माइंडसेट ऐसा बन चुका हुआ है। तो मुशावरत जो कि हार्ट एंड सोल होता है ऑफ एनी चेंज, एनी बिल, एनीथिंग, वो तो हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रही, ना सूबाई लेवल पे ना मरकज़ के लेवल पे। डिवाइड्स इतने ज़्यादा हैं, तो अगर ये करना पड़ गया था तो बेहतर ये था कि चीज़ों को ना छेड़ते, चीज़ों को उसी तरह इम्प्लीमेंट होने देते जैसे पहले हो रहा था। लेकिन हर मौके का वो जो पार्टी है वो फ़ायदा उठाती है जो ज़रा पावर में होती है, और मैक्सिमम इख्तियारात अपने पास रखने की कोशिश करती है। यहाँ पे भी अगेन इट इज़ नॉट अबाउट पीपल, इट्स जस्ट अबाउट पावर एंड मनी। ठीक अंबर, जैसा कि NBC ने भी कहा कि सूरत हाल ख़तरनाक हद तक जाएगी, मिलकर बैठना चाहिए था लेकिन मिलकर नहीं बैठे। अब आपके ख्याल में क्या होगा, इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? जी देखिए, जाहिर है एक तो आपके पास जो अपोजिशन जमातें हैं जिसमें PTI भी शामिल है, MQM भी है, जमात इस्लामी भी है, और जिनके सब किसी ना किसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट्स में उनके नाजिम रह चुके हैं या इन्वॉल्व रह चुके हैं PTI के अलावा। ये सब चैलेंज भी कर सकते हैं। अब आप देखें, जब पंजाब में 2019 में जो मौजूदा उस वक्त जो निज़ाम था उसको तहलील कर दिया था, और नया उसी तरह जैसे पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने बुलडोज किया है असेंबली के थ्रू, तो PTI ने भी बुलडोज किया था जो जमातें थी पंजाब असेंबली के थ्रू, उसके बाद चैलेंज कर दिया था, और वो अब जो लोकल सिस्टम है वो बहाल हो चुका है। तो होता यही है कि आप देखें कि वादा जो था 18वीं तरमीम का, और जिसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को एक तरह से बानी भी कहते हैं, क्योंकि उनके दौर में पाकिस्तान के निज़ाम को डिसेंट्रलाइज किया गया था। अफसोस की बात यह है कि पीपल्स पार्टी सिंध में इस पर अमल नहीं कर सकी, और किस तरह से नहीं कर सकी आप देखिए कि कौन से इदारे हैं जो कराची शहर के लिए काम करते हैं, जिसमें KMC भी शामिल आ जाता है, जिसमें वाटर बोर्ड भी शामिल आ जाता है, जिसमें तमाम जो इदारे हैं जो गार्बेज डिस्पोजल से लेकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हैं, उनको भी एक तरह से सेंट्रलाइज किया गया है। और बार बार अदालतें ही होती हैं जो कहती हैं कि प्लीज लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस कर लो, चाहे सिंध में हो, चाहे आप देख लें पंजाब में हो, और आप खैबर पख्तूनख्वा में भी देख लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस है वो हो रहे हैं, लेकिन ये 2019 से होने थे जब वहाँ उनकी मुद्दत खत्म हो गई थी। तो मैं ये कहूँगी कि इससे ये भी जाहिर होता है कि कराची इस वक्त कितना ज़्यादा इट इज़ अप फॉर ग्रैब्स। इससे पहले हमने 2018 के इंतखाबात से कबल भी देखा था कि जिस तरह से MQM टूट का शिकार हो गई थी, और उस वक्त भी एक जगह नजर आ रही थी जो PTI ने फिल की थी। और आप देख लें कि कुछ पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की कुछ जो शहबाज शरीफ साहब ने उनके कुछ वोट भी मिले थे। एवरीबडी इज लुकिंग टू कराची एंड इट्स सीट्स, और ये सारी जो आपको लोकल गवर्नमेंट के हवाले से लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करने के लिए नहीं नजर आ रहे। मैं इस बात से इत्तफाक करती हूँ, ये इस वक्त नजर आ रहा है कि यहाँ अपना होल्ड कहाँ स्ट्रॉन्ग हो, और आगे आप देखें क्योंकि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से सिर्फ लोगों को फायदा नहीं होता, उसके बाद आपको ये भी फायदा होता है आगे इन इलेक्शंस में। तो मैं समझती हूँ कि ये जो सारी लड़ाई है इससे यही जाहिर होता है कि कराची अभी फिर इस वक्त नजर आ रही है एज अ प्राइज एक लोगों को, और चाहे MQM हो, चाहे PTI हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे जमात इस्लामी हो। ठीक है, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का रवैया जो है वो बहुत ज्यादा जारहाना है। क्यों ऑपोजिशन से बात नहीं कर रही, क्यों तैयार नहीं है आपके ख्याल में? देखिए, मैं इससे पहले थोड़ी एक बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान को एक यकसा बल्दियाती निज़ाम की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि आप कराची का मेयर बहुत मजबूत हो और लाहौर, पेशावर और कोयटा के मेयर डमी हो।
फैसलाबाद का मेयर डमी हो, सक्खर का मेयर डमी हो, नवाबशाह का मेयर डमी हो, लेकिन कराची का मेयर बहुत मजबूत हो। मैं समझता हूँ 18वीं तरमीम के बाद ये बहुत बड़ी कमी और कोताही रह गई है हमारे आइन में कि हम पाकिस्तान के अंदर एक यकसा बल्दियाती निज़ाम पर आज तक एग्री नहीं हो सके। और अगर 18वीं तरमीम के समरात वाकई पाकिस्तान की जमहूरियत को मिलने हैं तो एक यकसा बल्दियाती निज़ाम पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को मुत्तफ़िक होना चाहिए। बाकी जहाँ तक सिंध की बात है तो सिंध में शहरी सिंध और दही सिंध के दरमियान जो सियासी अदम तवाज़ुन है वो कराची के मेयर की लड़ाई में हमें हाईलाइट होता नज़र आता है। जो जमातें कराची में पॉपुलर हैं या कराची के मेयर का इलेक्शन लड़ सकती हैं या वहाँ पोटेंशियल कैंडिडेट बन सकता है उनकी पार्टी का, वो सिंध में कभी वज़ीर आला बनने का ख्वाब नहीं देख सकते, क्योंकि दही सिंध की सियासी बालादस्ती कुछ ऐसी है, कुछ कराची की मरदमशुमारी ठीक नहीं हुई इस वजह से जो दही सिंध की बालादस्ती है शहरी सिंध पर, उसने ये लिसानी मसाइल और फिर जो कोटा सिस्टम है सिंध का, अब आप देखें ना बाकी सूबों में उस तरह कोटा सिस्टम नहीं है, वाई ओनली सिंध जहाँ कोटा सिस्टम है। अगर पंजाब में जनूबी पंजाब से वज़ीर आला आ सकता है तो सिंध में कराची से वज़ीर आला क्यों नहीं आ सकता? ये बहुत बड़ा मसला क्यों है? दही सिंध शहरी सिंध को साथ लेकर चलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? फिर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का इशू है, कोई सूबा भी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को एक्टिव करने के लिए तैयार नहीं है, नतीजतन सिंध में भी एक्टिव नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, केपी में भी नहीं है, बलूचिस्तान में भी नहीं है। इस बारे में भी आइन में तरमीम होनी चाहिए कि अगर आपने एनएफसी से पैसे लेने हैं तो आप नीचे जाके पीएफसी के ज़रिए ही खर्च कर सकेंगे। अगर मरकज़ को इस बात का पाबंद किया गया है कि वो पैसे एनएफसी के ज़रिए बांटेगा तो सूबों को भी इस बात का पाबंद होना चाहिए कि वो पीएफसी के ज़रिए पैसों की तकसीम करेंगे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि एक ग्रेटर डिबेट जिसमें पाकिस्तान की सियासी इकाइयों ने पहले आइनी तरमीम की हैं, उन्हें मिलकर नई तरमीम पर बात करनी पड़ेगी। ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है। नून लीग की पंजाब में हुकूमत थी, उन्होंने लाहौर के मेयर को डमी बनाया हुआ था। आज अगर पीटीआई की हुकूमत है, ये भी लाहौर को ऐसे, हम कराची पेशावर को भी देखते हैं, कोयटा के मेयर का नाम कौन जानता है, पिछली दफ़ा कौन था। हालांकि एनबीसी ने कहा कि मेयर इतना ताकतवर होता है कि वो अगले वज़ीर आज़म का कैंडिडेट भी बन सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान 18वीं तरमीम के बाद ये एक बहुत बड़ी कमी पाकिस्तान के आइन में रह गई है और हमें पूरे मुल्क में यकसा बल्दियाती निज़ाम चाहिए। शहर छोटा हो या बड़ा हो, इख्तियारात का तवाज़ुन मेयर के लिए और बल्दियाती हुकूमतों के लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक मेयर को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दे दिए जाएँ और बाकी पूरे पाकिस्तान के मेयर डमी हो जाएं। सबको यकसा इख्तियारात मिलकर ही मसाइल हल होंगे। ठीक है, सबको यकसा इख्तियारात मिलने चाहिए और यकसा बल्दियाती निज़ाम लाने की जरूरत है। सभी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे फिर अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद 1% इजाफे के साथ 9.75% हो गई है। दूसरी तरफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से तैयार किया गया मिनी बजट जल्द मंजूरी के लिए वफाकी काबीना के सामने पेश किए जाने का इम्कान है। मिनी बजट में 50 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने और टैक्स वसूलियों के अहदाफ बढ़ाए जाएंगे। तजावीज़ के मुताबिक तरक्याती बजट में 200 अरब रुपए की कमी होगी। इसके अलावा मोबाइल फोन, स्टेशनरी और पैक फूड पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान है। बिजली के बिल भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने की तजवीज़ है। सवाल यह है कि क्या आम आदमी के लिए मिनी बजट की सूरत में महंगाई का एक और तूफान आ रहा है? जुनैरा, स्टेट बैंक की जानिब से जो जारी किया गया है उसमें शरह सूद में इजाफे की जो वजह बताई गई है उसमें यह भी कहा गया है कि महंगाई के दबाव से निमटने के लिए जो है वो शरह सूद में इजाफा किया गया है। क्या इससे वाकई महंगाई कम हो जाएगी? देखिए, स्टेट बैंक की जितनी रिपोर्ट्स हैं अगर वो आप पढ़ें और उसे डॉक्टर अशफाक से डिस्कस कर लें या किसी भी और अच्छे इकोनॉमिस्ट से डिस्कस कर लें तो वो आपको ऐसे समझाएंगे कि आपको समझ भी आ जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं।
ऑलमोस्ट इकोनॉमी में जो रिपोर्ट्स आती हैं किसी भी मुल्क का, जो स्टेट बैंक होता है या फेडरल रिजर्व्स इवन अमेरिका के हैं, वो हमारे समझने के होते ही नहीं है। उसमें जिस तरह की लैंग्वेज होती है, ओनली एन इकोनॉमिस्ट कैन टेल यू कि इसमें क्या लिखा हुआ है। व्हाट वी नो सो फार इज़ कि जो हमारा बैंक है, स्टेट बैंक, वो इस वक्त डायरेक्शंस ले रहा है फ्रॉम IMF। दिस इज़ वेरी क्लियर। लेकिन जो शोर मचा यहाँ उसके ऑटोनमस स्टेटस के ऊपर, उसकी वजह से सुनने में ये आ रहा है कि उसके ऊपर जो काबीना के सामने अप्रूवल के लिए रखा जाना था इस शेक को, उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो शायद दिस इज़ अ गुड न्यूज़ कि एटलीस्ट वो ऑटोनमस नहीं होगा, IMF के प्रेशर में जो मर्जी करता रहे, लेकिन ये नहीं होगा कि वो बिल्कुल ही हमारी इकोनॉमी से कट जाएगा। दूसरा, जब ये $6 बिलियन का पैकेज रिलीज़ हुआ था शौकत तरीन की, जब वहाँ पे स्टाफ लेवल डिस्कशंस हुई थी US में, उसके साथ ही हमने ये डिस्कस किया था प्रोग्राम में कि 30 रुपीज़ तक पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ानी है, और वो इसी तरह 3 रुपीज़ 4 रुपीज़ इसी तरह हर महीने थोड़ा थोड़ा करके, इसी तरह बिजली का टैरिफ बढ़ा के आहिस्ता आहिस्ता वो सारे अहदाफ पूरे किए जाएंगे जो ये उन लोगों से डन करके आए हैं। ना द क्वेश्चन फॉर मी इज़, जो मैं बार बार मुख्तलिफ लोगों से पूछ रही हूँ बट आई कांट फाइंड एन आंसर, वो ये है कि जब इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑयल की प्राइस मुस्तकिल 2 हफ्तों से कम हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे कब आएगा, और आएगा भी कि नहीं आएगा? वाई? बिकॉज अगर आपने कुछ साइन कर ली हैं सर्टेन थिंग्स विद द IMF, तो फिर इंटरनेशनल मार्केट की चेंजेस हम पे अप्लाई होती हैं कि नहीं होती हैं? इसका कोई जवाब नहीं दे रहा। और अगर अप्लाई होती हैं तो फिर अभी पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ना क्यों शुरू हो गई हैं? वो कम क्यों नहीं हो रही हैं? कम से कम 7 से 8 रुपए उनको कम होना चाहिए था। तो इस वक्त बिकॉज वी हैव नो क्लू कि इन्होंने वहाँ क्या चीज़ें साइन की हैं, क्या डन की हैं, उसके ऊपर कोई पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हुई, उसको किसी वाइट पेपर की शक्ल में शाया नहीं किया गया, तो हमारे पास डिटेल्स नहीं है कि हम निटी ग्रिटी में समझ सकें कि हो क्या रहा है। लेकिन मिनी बजट तो हर महीने आ रहा है। आप देखिए गैस जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिल ही नहीं रही है। उसके बाद अगर ये कहें कि एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो हाउ डू वी बिलीव दैट? तो इस वक्त इतनी डिस्क्रिपेंसीज हैं और कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें हैं कि इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक, जनरल साहब, हम पहले भी इस बात को रोते रहे हैं कि जब सारे फैसले करने ही IMF ने हैं, तो फिर इस मौशी टीम की ज़रूरत क्या है? देखिए, ये माशी टीम बहरहाल जाके सरेंडर कर दे वो अलग बात है, लेकिन इनको जरूरत तो यही है कि अपने मुल्क का मफाद देखें। ये जो स्टेट बैंक को इन्होंने ऑटोनॉमी देनी थी, ये एग्री करके आए हुए थे। इन्होंने अभी रोकी है क्योंकि मुल्क में बड़ा इस पे वावेला मच गया, और हो सकता है कि कल को खामोशी से ये दोबारा एग्री कर दें, क्योंकि उन्होंने एक दफा जब आप उनको दे आए ये अंडरटेकिंग कि हम ये इसको ऑटोनॉमस करेंगे, तो वो तो रोक देंगे पैसे अगर आप उससे फिर जाते हैं। तो ये एक मशकूक सा इन्होंने एक्शन किया है। लेकिन दूसरी तरफ जो डिस्काउंट रेट बढ़ा है, जो ये स्टेट बैंक का जो उन्होंने अनाउंस किया 1% ज्यादा किया है, ये कहना है कि उससे महंगाई कम होगी, वो कैसे हो सकता है? जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चीजों की बढ़ाएंगे, जब आप एक आदमी कर्जा लेके बिजनेस करता है और अगर वो पहले 8% पे ले रहा था तो अब 9 पे उसको मिलता है, तो उसकी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। नेचुरली वो अपनी चीजें जो है वो महंगी करेगा, जो भी उसके प्रोडक्ट्स हैं वो महंगी करेगा। तो ये बड़ा एक अलमिया है कि जब भी फिगर्स हमें दिए जाते हैं वो फैक्चुअल फिगर्स नहीं होते, और लोगों के पास वेरीफाई करने का कोई जरिया नहीं होता, आम आदमी का नॉलेज भी उतना नहीं होता। और ये अगर आप बड़ा ऑब्वियस सी चीज है कि चीजें महंगी होंगी, तो आप कह दें कि जनाब चीजें सस्ती होंगी, तो आम आदमी वो भी तस्लीम कर लेगा। तो ये एक गोरख धंधा सा है। मेरा अपना ख्याल है कि महंगाई भी बढ़ेगी। बाकी ये जो तेल की कीमतें कम हो रही हैं, उस पर ये कह रहे हैं कि जी हम अगले 1-2 रोज में अनाउंस करेंगे, गालबन 16 से। तो देखेंगे वाकई अनाउंस करते हैं या नहीं, या उसमें कीमत कितनी कम करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनली अगर देखें तो वो तकरीबन 12-13 रुपए का फर्क पड़ना चाहिए पर लीटर पे। तो अगर उतना करते हैं तो बिल्कुल समझ में आता है कि ठीक है, इन्होंने को मुनासबत रखी है। तो उस लिहाज ये जितना कुछ भी इकोनॉमी पे बात हुई, जैसे जुनैरा कह रही थी, डॉक्टर शफाक तो सही जवाब दे सकता है, लेकिन हमें यही मोटी जो समझ आती है वो यही है कि महंगाई बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ठीक है। NBC, शरह सूद में इजाफा, मिनी बजट अभी आया तो अभी आया, आम आदमी के लिए किस बात का इशारा है? देखिए, स्ट्रीट टॉक तो ये है, जो कराची के हालात हैं वो एक धूल है
मिट्टी उड़ाई जा रही है ताकि महंगाई पर लोग बात तो कर पाए, लेकिन महंगाई बहुत शदीद है और इसके बाद महंगाई और बढ़ जाएगी। इसका तर्जुमा ये है शरह सूद में इजाफे का 9.75 के हुकूमत लोगों से कह रही है कि आप पैसे बचा के बैंक में रखे, हमें उधार दें और हम आपको ज्यादा मुनाफा देंगे, ज्यादा आपको इंटरेस्ट देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब अच्छा हो जाएगा। अब जो जनरल साहब भी कह रहे थे, मैं जब कर्जा लूंगा अपना घर बनाने के लिए या गाड़ी खरीदने के लिए या किसी कारोबार के लिए, तो मुझे कीबोर्ड में जाके इससे ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इससे ज्यादा इंटरेस्ट देंगे हम जब हम जाके बैंक से कर्जा लेंगे। ये 9.75 नहीं होगा, ये 13, 14, 15% हो जाएगा जाकर। अच्छा, फिर साथ साथ ये कि इससे पहले भी ये 12% तक ले गए थे, शायद याद होगा आपको। तो महंगाई कहाँ काबू आई थी, इन्फ्लेशन कहाँ काबू आया था, और बढ़ गया था और बेरोजगारियां बढ़ गई थी और मामला खराब हो गए थे। घबरा के इन्होंने कम किया था और कम किया था। उसके बाद अब दोबारा एक जोश आया है कि नहीं जी दोबारा मसला ठीक करना है। तो मसला हुकूमत के पास पैसे नहीं है, हुकूमत को पैसे चाहिए, उसके पास ना डॉलर है ना पैसे हैं, वो कंगाल होती चली जा रही है। तो वो लेने के लिए मुख्तलिफ तरीके मुख्तलिफ अंदाज से वो आपको मजबूर कर रही है कि आप अपने पैसे बैंक के अंदर रखें, अपने ऊपर खर्च ना करें। मेरा ख्याल है ये स्लो डाउन जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि स्लो डाउन मईशत का है, ये उसकी तरफ दूसरा बड़ा कदम है। और स्लो डाउन होगा मईशत के अंदर और मतलब रुकावट आएगी और ज्यादा लोग जो हैं वो परेशान होंगे। जनवरी 2018 में ये 6% था और आपका जो ग्रोथ रेट था वो आपके सामने है। अब जो ग्रोथ रेट है आपके सामने है और अब 9.75 पर है और ये गारंटी नहीं है कि 9.75 रहेगा। मेरा ख्याल है कि ये 1% और 100 बेसिक पॉइंट ये और बढ़ने वाला है। तो टाइटन योर बेल्ट एंड ट्राई टू लैंड। ठीक, सही हो गया। मुजम्मिल साहब, हमें जो दिखाया जाता है सूरत हाल उसके बरक्स होती है। अब कह रहे हैं कि महंगाई जो है वो कम होगी, यानी हम समझ जाएं कि महंगाई बढ़ने वाली है। देखिए, ये सब बातें बेमानी है और मैं ये नहीं मानता कि आम आदमी को समझ नहीं आती। आम आदमी जब अपनी चीज़ को ख़रीदने जाता है उसे सब समझ आ जाती है महंगाई है कि नहीं है। उसको पता है 2018 में क्या कीमत थी, 16 में क्या कीमत थी। उसका हाफजा इतना कमज़ोर नहीं है कि उसको कीमतों का मुवाजना वो ना कर सके। डॉलर की रुपए की कदर को आप देख लें। लोगों को पता है कि वज़ीर-ए-आज़म कहते थे डॉलर 1 रुपया महंगा हो तो वज़ीर-ए-आज़म चोर है, और आज कितना महंगा हो चुका है, लेकिन ये वज़ीर-ए-आज़म चोर नहीं है। इसी तरह तमाम चीज़ों पर असल प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान साहब के पास कोई माशी टीम नहीं थी। पूरी पीटीआई में एक भी इकनॉमिक मैनेजर नहीं था। पहला इकनॉमिक मैनेजर पहले महीनों में ही बोल्ड हो गया और उसकी कोई रिप्लेसमेंट पीटीआई में नहीं थी। अब किराए के माशी माहिरीन के साथ कोई आप आसिफ जरदारी का वज़ीर ख़जाना उठा लें, पीपल्स पार्टी का उठा लें, ये मुस्तार लेके जो आप लाते हैं ये पीटीआई की इकनॉमिक पॉलिसी तो नहीं है। ये तो पीपल्स पार्टी की इकोनॉमिक पॉलिसी को नाफिज कर रहे होंगे। जो इनको आता है इन्होंने वही करना है। अगर पीटीआई का कोई माशी एजेंडा था तो वो तो पीटीआई का कोई लीडर उसको नाफिज कर सकता है जिसकी पीटीआई के नज़रिए से कमिटमेंट हो। ये जो आपने पैरा ट्रूपर्स लाकर अपने इकोनॉमिक मैनेजर्स बनाए हैं, उनका पीटीआई की इकोनॉमिक पॉलिसी से क्या ताल्लुक है? वो तो बस डे टू डे रिलेशनशिप के तौर पे चला रहे हैं चीज़ों को। और इमरान खान साहब की सबसे बड़ी नाकामी यही है कि वो कहते थे कि मेरे पास 200 लोगों की टीम है, दूसरा बंदा नहीं निकला उनके साथ, कोई पढ़ा लिखा माशी माहिर दूसरा उनके पास नहीं था। अगर हम असद उमर को एक माशी माहिर मान लें, हालांकि लोगों को उस पर भी बहुत एतराज़ है कि वो भी कोई ख़ास माशी माहिर नहीं निकले और उनका मईशत से कोई ताल्लुक़ नहीं था, सिर्फ चंद अच्छे ट्वीट कर लेने से कोई माशी माहिर नहीं हो जाता। अब तो आगे डिबैकल ही डिबैकल है। कभी कहते हैं 4 महीने में सस्ता हो जाएगा, कभी कहते हैं 6 महीने में सस्ता हो जाएगा। कुछ सस्ता नहीं होगा और इमरान खान, ये महंगाई इमरान खान साहब के गले में पड़ जाएगी जैसे लोड शेडिंग आसिफ जरदारी साहब के गले में पड़ गई थी। लेकिन ईवीएम मौजूद है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट कुछ ऐसा मुआवजा कर सकते हैं कि हमें मज़ीद 5 साल भी ये अज़ाब भुगतना पड़ सकता है। ठीक, अंबर शमसी, जो सूरत हाल है, आवाम तो पिसेंगे ही पिसेंगे, हुकूमत को इसका क्या नुकसान होगा? देखिए, हमेशा यही देखना होता है कि जो भी हुकूमत होती है
वो लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर करती है। हम बार बार यही बात करते हैं और उसके ज़ाहिर मईशत इसीलिए, और इसीलिए जो वजीर होते हैं वो वजीर ख़जाना होते हैं, इसीलिए वो बहुत अहम होते हैं। आप देख लें कि इस वक्त शौकत तरीन साहब ने ज़ाहिर है उनके जो नॉमिनेशन पेपर्स उन्होंने फाइल किए, युवा अफरीदी साहब ने उनके लिए सीट भी खाली की, लेकिन उस वक्त उनकी जो नॉमिनेशन है, उनके जो पेपर्स है, उम्मीदवार जो उनको चैलेंज कर दिया गया अदालत में टेक्निकलिटी पे। आपको पीटीआई के अंदर भी कुछ आवाजें नजर आती हैं, सुनाई देती हैं जो कह रही है कि शौकत तरीन साहब तो पीटीआई के नहीं हैं, ये जाहिर है कंस्टिट्यूएंसी अपने हल्का तो है नहीं, तो फिर ये कैसे समझ सकते हैं जो आवाम की तकलीफ है। तो ये जो नुकसान पहुंचता है वो उन लोगों को ही पहुंचता है जो मुंतखब होकर आते हैं। जो गैर मुंतखब होते हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचता, और ये जो लोग आते हैं उनको पता है अच्छी तरह। फिर एक और मैं अहम बात करना चाहूंगी कि जो मिनी बजट भी आ रहा है, उसका ये भी मतलब होता है कि आपका जो पहला बजट है वो नाकाम था, यू कुड नॉट मैनेज। और ये IMF के साथ जो अभी इस वक्त $1 बिलियन अभी आने हैं, वो भी मेहताब हैदर की बड़ी अच्छी स्टोरी है द न्यूज़ में, जिसमें अभी तक डिले है इसलिए क्योंकि हमने कुछ प्रायर एक्शंस लेने हैं, जिसमें हमने ज़ाहिर है टैक्स कलेक्शन, जो टैक्स जो हमने जमा करनी है उसमें इजाफा करना है, कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस है, जो दो बहुत अहम कवानीन है, वो एक टैक्स के हवाले से और दूसरा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के हवाले से वो दूसरा वाला है। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं कि आपको सियासी जो फ्रंट पे भी आपको बार बार अपोजिशन भी कहती है कि IMF के आप लोग लाते हैं, IMF का बजट है, IMF की वजह से आप लोगों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो वो भी आपको हिट करता है। और जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं जब वो अपने हल्के में जाते हैं और महंगाई होती है और बिजली और आपकी गैस और जो यूटिलिटीज और पेट्रोल है वो महंगा होता है या खाने पीने की चीजें महंगी होती हैं, तो फिर आपसे यही सवाल पूछा जाता है कि अगली बार क्यों आपको वोट दें जब आपने 3.5-3.5 साल में लोगों की जिंदगी बेहतर नहीं की। ठीक है मुज़म्मिल साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए, अभी प्रोग्राम के दौरान ही परवेज़ इलाही साहब ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि हुकूमत जो है वो उनके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही है और हुकूमत की नाकामियों का उनको भी नुकसान होगा क्योंकि वो भी इत्तेहादी हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये मिनी बजट को कौमी असम्बली से पास कराना भी एक बहुत ट्रिकिश काम होगा, क्योंकि जिस तरह MQM नाराज़ है, मुस्लिम लीग काफ नाराज़ है, और जिस तरह पिछले इजलास में उनको लाया गया, क्या मिनी बजट पे भी उनको दोबारा वैसे लाया जा सकता है? और अगर दोबारा वैसे नहीं लाया जा सकता तो मुझे ये भी नहीं लगता कि ये मिनी बजट कौमी असम्बली से पास करा सकें। उसको भी कोई ऑर्डिनेंस का रास्ता ही ढूंढना पड़ेगा। मनी बिल में ऑर्डिनेंस हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन उसको कौमी असम्बली से थ्रू कराना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, NBC आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा था लोगों की उम्मीदों को ना बढ़ाएं पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर, क्योंकि वज़ीर इत्तलात ने कह दिया है कि इतनी कीमतों में कमी नहीं हुई कि हम पे असर पड़े। हमें तो कोई असर पड़ेगा ही नहीं, तो जब असर नहीं पड़ेगा बीबी तो हम पेट्रोल प्राइस में कमी क्यों करेंगे? तो मिनी बजट को भी आने दीजिए, उसके बाद दूसरा बजट भी आने दीजिए। पहले चूहा आएगा, फिर बिल्ली आएगी, फिर कुत्ता आएगा, फिर शेर आएगा, तो फिर उसके बाद तो हमारा तो हमें तो बमूल के खा जाएंगे। NBC लेकिन NBC ने तो लेकिन मुमकिन नहीं है, हो सकता है पेट्रोल कम हो रहा है। अभी तो NBC आपने ट्वीट किया है कि 11 रुपए लीटर कम होने लगी है। मैं तो आपका ट्वीट पढ़ के बहुत खुश हुआ कि 11 रुपए लीटर पेट्रोल कम हो रहा है। उसके बाद फवाद चौधरी का भी लिखा है मैंने, उसने कहा इतना कम नहीं हुआ, इतना कम नहीं हुआ कि हम कम कर सके। सही, ठीक, चले। यानी सभी का मानना यह है कि महंगाई की एक और लहर के लिए तैयार रहना होगा। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और सवाल यह है कि कौमी भंग पॉलिसी तैयार भंग की काश्त के लिए लातादाद दरखास्तें मौसूल हो रही हैं, ये कहना है शिबली फराज साहब का। तो क्या पाकिस्तान में भंग का मुस्बत इस्तेमाल हो सकता है? सोहरवर्दी साहब। जी, मैं समझता हूँ अद्वियात में और इसके मेडिकल बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है। हमें इंपोर्ट भी करनी पड़ती है कैंसर की दवाइयों में और जगहों पे इनका बहुत इस्तेमाल है, और ये हमारी अगर इंडिजिनस हो जाए तो दवाइयों की कीमतें भी कम होगी। हम ऐसी चीज़ें बाहर से क्यों मंगाते हैं, ऐसी अद्वियात जिनमें ये इस्तेमाल होती है? हुकूमत को इसकी इजाज़त भी देनी चाहिए और कंट्रोल भी स्ट्रिक्ट रखना चाहिए। वैसे तो ANF जैसे इदारे भी मौजूद हैं, लेकिन मैं समझता हूँ एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग पॉलिसी के तहत इसकी इजाज़त ज़रूर दी जानी चाहिए। अंबर शमसी।
जी देखिए, भंग का जो इस्तेमाल है वो ना सिर्फ अद्वियात में होता है, वो कॉस्मेटिक्स में होता है, वो खाने पीने की अशिया में होता है। पूरी दुनिया में एक मूवमेंट है जो भंग का इस्तेमाल कर रही है। इसमें जाहिर है हमारा फायदा भी है। बस मैं ये कहूंगी कि जब मईशत हमसे संभल नहीं रही हो तो ऐसी क्रिएटिव पॉलिसीज की जरूरत होती है, और जाहिर है लोग खुश भी हो जाएंगे जब भंग का नाम सुनते हैं। ठीक है, एनबीसी। देखिए, दवाएं तो जाहिर सी बात सबको पता है कि इसका इस्तेमाल टेक्सटाइल में भी होता है, कपड़े फैब्रिक वगैरह में भी होता है, और उसके साथ साथ इसका इस्तेमाल बाज ऐसी मतलब पेन जो आपको रिमूव करता है दवाएं उनमें भी होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लोग मजाक में ले लेते हैं। भंग घोटना भी एक चीज़ होती है, एक आर्ट है वो भी। तो मेरा ख्याल है इसका हमें ख्याल रखना चाहिए और देखना चाहिए कि बाहर की दुनिया में ये स्टोर पे क्यों मिलती है। ठीक है, जुनैरा। बाहर तो कैनबिस ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब तो ओवर द काउंटर अवेलेबल है पेन मैनेजमेंट के लिए और डिफरेंट एलर्जीज़ के लिए। डाइंग में, कास्टिंग में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जैसे कह रहे हैं एनबीसी, मेडिसिनल यूज़ इसका बहुत ज़्यादा है। तो इट्स गुड कि अपनी यहाँ पे कोई स्टार्टअप इसका भी लिया जाए, जस्ट लाइक ऑलिव्स, जिस तरह पाकिस्तान ने ऑलिव्स की बहुत अब प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। ठीक है, जनरल साहब। जी बिल्कुल, इससे एक तो फॉरेन एक्सचेंज बचेगा भी और कमाया भी जा सकता है, और दूसरी तरफ ये है कि कंट्रोल रखना चाहिए। जो हम समझते हैं कि इसका गलत इस्तेमाल होगा, मनशियात वगैरह बढ़ेगी, उसके लिए डेफिनेटली थोड़ी एहतियात करनी होगी। वरना तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कदम है कि आपकी आमदन में कुछ इजाफा हो, कुछ आपके अपने खर्चे में कमी हो फॉरेन एक्सचेंज के नुक्ता निगाह से, तो इससे आपसे एक अच्छा कदम। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, इसी के और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।